सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक धमाकेदार क्लास में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ, अगर आपने क्लास 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और आप सभी के एग्जामिनेशंस हैं और आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक 0% स्टडी किया है कंप्यूटर का। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, कंप्लीट मैं इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, रोड मैप कि आप 0 से 100% तक कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या पढ़ना है, केवल वो मैं आपको बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है और वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ क्लास 12th कंप्यूटर का आप सभी का जो ऑफिशियल पेपर है, मॉडल पेपर 2025-26 सेशन का ऑफिशियल जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका आपको कंप्लीट मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। टॉपिक्स को भी मैं समझाऊंगा, जहाँ पे जो टॉपिक्स आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको भी मैं आपको डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्लास को वॉच करिएगा। और इस पूरे पेपर को अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पूरा का पूरा ओवरऑल आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके का आपका पेपर आता है, सब कुछ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप सभी के जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो आपका 60 मार्क्स रहेगा। 60 मार्क्स का पेपर आता है आप सभी का, 60 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट, आपको ऑलरेडी पता है। एग्जामिनेशन का जो पूरा का पूरा टाइम है वो आपको दिया जाता है। सबसे जो पहला सेक्शन रहता है, सबसे जो पहला आप सभी का सेक्शन रहता है, पार्ट रहता है या फिर खंड कह लो, तो उसमें आप सभी को टोटल जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न जो है, बहुविकल्पी प्रश्न जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी को पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चंस आप सभी को पूछे जाएंगे। काफ़ी इजी रहेगा और हो सकता है कि रिपीटेड भी रहे। मैं 2-3 आपको मॉडल पेपर करवा दूंगा तो उससे रिपीट भी हो जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मैं आप सभी को करवाऊंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको क्या करना है। अभी आपके पास क्या है, लास्ट सॉल्यूशंस, आपके पास क्या है, लास्ट चांस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करके क्लास 12th कंप्यूटर का आप सभी को ये बैच जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 12th कंप्यूटर का बैच आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट मैं आपको जो समझाता हूँ वो इस प्रकार से मैं समझाता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज का सेक्शन है और पेड कोर्सेज का सेक्शन है। दोनों में से किसी भी आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, क्लास 12th कंप्यूटर संकल्प बैच 2026। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इसमें तो बहुत क्लासेस होंगी, कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है। तो देखिए, जैसे ही आप बैच को ओपन करेंगे, क्लास 12th कंप्यूटर का संकल्प बैच, उसमें आपको एक फोल्डर दिख जाएगा, एक सेक्शन दिख जाएगा कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्लास का, जिसमें जैसे कि आपका ये चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यह है आपका चैप्टर नंबर 2। और थर्ड नंबर चैप्टर है आप सभी का डेटा टाइप और वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है क्लासेस मिल जाएंगी और इन चैप्टर वाइज क्लासेस में केवल 2 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो केवल इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि ये जो क्लास है, जैसे चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 में आपको केवल 3 क्लासेस हैं। चैप्टर 3 है तो चैप्टर 3 में भी केवल 3 क्लासेस हैं। चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 में केवल 2 क्लासेस हैं। केवल इतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। इस बैच में मैंने आप सभी को केवल वही प्रोवाइड किया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 है तो इसमें भी केवल 2 क्लासेस हैं और क्लास का ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन है 15 मिनट से 20 मिनट का एक क्लास, इतना ही होगा ऑन एवरेज। ठीक है, तो आप पहला ये जो सेक्शन है, पहला जो ये फोल्डर है कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्लास, इसको देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए प्रिपरेशन के लिए आप जो है अपना पूरा एफर्ट लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप कोई भी फोल्डर मीन्स कोई भी सेक्शन ओपन करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे चैप्टर नंबर 6 या फिर चैप्टर जो भी, तो उसके अंदर सबसे पहले लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। फिर उसके बाद उसी फोल्डर के दूसरे सेक्शन में, नोट्स के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला सेक्शन रहेगा लेक्चर का, तो लेक्चर वाले सेक्शन में आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी और दूसरे सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये जो एक नोट्स है उसमें चैप्टर जो भी रहेगा, जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 का कंप्लीट इसमें नोट्स है, ठीक है। चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 का कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी देख लीजिए। और एक फोल्डर इसी में आप सभी को आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आज से आप सभी को एक फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि उस फोल्डर का नेम रहेगा, उस फोल्डर का आपका जो नेम रहेगा वो रहेगा 12 मार्च अंतिम युद्ध, ठीक है। एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। फोल्डर का मतलब ये है कि आप जैसे ही बैच को ओपन करेंगे उसमें एक फोल्डर आपको मिलेगा कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्लास, दूसरा फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा आप सभी का मॉडल पेपर का, कंप्यूटर मॉडल पेपर। तीसरा आपको फोल्डर जो आप सभी को अब देखने को मिलेगा इस क्लास के बाद, वो रहेगा आपका 12 मार्च अंतिम युद्ध, ठीक है। इस फोल्डर में आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसको पूरा तैयार कर लेना, जो क्लासेस मिलेगा वो आप पूरा तैयार कर लेना। यही फोल्डर पूरा का पूरा अगर आप पढ़ लोगे जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहीं से आपके जो है 50+ मार्क्स जो हैं ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम है, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, इंपॉर्टेंट कौन जो है एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो आप इस फोल्डर को चेक कर सकते हो। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अब इससे रिलेटेड आप सभी के कुछ भी डाउट नहीं होने चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग मॉडल पेपर जो आप सभी का 2026 का ऑफिशियल है उसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन जावा में ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जो जावा के ओप्स से रिलेटेड नहीं है। तो देखो OOPS जो ओप्स है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पहली बात इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइलेशन, तो कंपाइलेशन जो है वो ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओप्स के कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, बट कंपाइलेशन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जावा में ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कंपाइलेशन जो है वो ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीचे दिए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से या फिर सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से वह कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ एआई के लिए किया जाता है, PHP या फिर आप सभी का हो गया LISP, पाइथन या फिर जावा। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप सभी का पाइथन। निम्नलिखित में से जो कौन सा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है, सो आप सभी का जो पाइथन है वो यहाँ पे करेक्ट है। बट जो है आप सभी का LISP जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एआई के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन करेंटली जो है पाइथन का मच मोर इनफ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी, पाइथन। पाइथन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को पूछा गया है, आपको एक यहाँ पे स्ट्रिंग दिया गया है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग आप सभी का ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ये, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ये हेलो। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। लेंथ मतलब इसकी साइज पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप काउंट कर लो, ये इसका पूरा का पूरा काउंट कर लो, साइज आपको इजीली मिल जाएगा 4, 5, 6 या फिर 0। आप सभी मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप सभी अटेम्प्ट कीजिएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का दिया गया है, UAV का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। UAV का फुल फॉर्म क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और ये जो हम लेंथ यहाँ पे निकाल रहे हैं, लेंथ ये जो है ना स्ट्रिंग का एक फंक्शन है। आप जब स्ट्रिंग पढ़ोगे उसके अंदर आपको मिलेगा एक फंक्शन लेंथ, उसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग का साइज निकालते हैं। फोटोग्राफी के दौरान ड्रोन की उड़ान को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है, रिमोट कंट्रोल, कैमरा लेंस, ड्रोन को माउंट करना या फिर प्रोपेलर। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रिमोट कंट्रोल। फोटोग्राफी के दौरान जो हम ड्रोन उड़ाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज रिमोट कंट्रोल। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस कंप्लीट क्लास को अगर आप वॉच करते हैं। बाकी इसका PDF सब कुछ और इम्पोर्टेंट और भी जो क्लासेस हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसको आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा आफ्टर
इस क्लास के बाद। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वर्ड में देना है। यहाँ पर भी आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस के लिए 5 आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से, 5 नंबर आप सभी के एक लाइन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर आपको एक लाइन में ही लिखना होता है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहता है। देखो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे दिया गया है एक कोड और इसका आपको आउटपुट पूछा जा रहा है। तो ये कोड क्या है? ये एक एरे है, ठीक है। एरे क्या होता है? एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज को, सेम टाइप्स के बहुत से जो डेटा हैं उसको एक साथ जो है हम लोग स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ARR2 का मान, ARR2 का वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी है। जिन स्टूडेंट्स ने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको इंस्टेंट इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है या फिर कह लें एलिमेंट्स, ये क्या है? डेटा है, बट इसको हम लोग एरे में बोलते हैं एरे का एलिमेंट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस में बताया हुआ है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्या निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ARR(2), मतलब ये जो एरे है उसमें 2 नंबर इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक नंबर होता है, ठीक है, पोजीशन। जैसे जो 10 है उसका इंडेक्स नंबर 0, 20 का इंडेक्स नंबर 1, 30 का 2, और ये ऐसे ही जितने भी डेटा रहेंगे उसका नेक्स्ट होता रहेगा, ठीक है। और एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 30 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ARR(2) इक्वल टू 30, ठीक है। करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा 30, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप सभी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है। देखो यहाँ पे और भी डिटेलिंग आपको किया गया है। एक एरे क्रिएट किया गया है और उस एरे की जो साइज़ है वो कितनी है? साइज इसकी 5 है, मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है ना, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका आपको वैल्यू बताना था। तो सेकेंड नंबर पे कौन है? 10, 20, 30, 40, 50। सेकेंड नंबर पे कौन है? देखो 0, 1, 2। सेकेंड नंबर प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है हमारा? 30 है। सो करेक्ट आंसर 30। अगर हमको 50 का 50 अगर हमको वैल्यू गेट करना होता तो उसके लिए हमको कौन सा इंडेक्स नंबर लिखना होता? उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंडेक्स नंबर हमारा 4, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो एरे होता है, एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जावा में टोकन क्या होता है? टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जावा प्रोग्राम का। किसका? जावा प्रोग्राम का। जावा प्रोग्राम का सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट होता है टोकन। जावा प्रोग्राम्स का सबसे छोटा मीनिंगफुल जो पार्ट होता है उसको ही हम लोग टोकन बोलते हैं। जैसे जैसे कि कीवर्ड जावा में भी एक, मतलब जावा में कीवर्ड भी एक टोकन ही होता है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नेम भी एक टोकन होता है। ऑपरेटर भी टोकन ही होता है। लिटरल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर हो गया, सेमीकोलन हो गया, करली ब्रेसेस हो गया, ये सब टोकन होता है। जैसे कि अगर हम लोग जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग कीवर्ड लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा देखो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इंट, उसके बाद क्लास, एंड हमने यहाँ पे क्लास स्टोर करा दिया 20, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? इंट है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप से हमें क्या पता चलता है कि ये जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्लास क्या है? वेरिएबल का नेम है। और वेरिएबल क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं? वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। और यह हमारा क्या है? 12 क्या है? लिटरल बोल दो इसको, या फिर आप इसको क्या बोल लो? डेटा बोल लो, या फिर वैल्यू बोल लो। बट करेक्ट और मीनिंगफुल जो इसके लिए वर्ड है वो क्या है? लिटरल है, ठीक है। तो इंट क्या है? यहाँ पे डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप के थ्रू ही हमें पता चलता है कि ये जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए हैं उसके अंदर कौन सी वैल्यू जो है स्टोर होगी। अगर यहाँ पे इंट है तो इंट में जो है हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वही स्टोर होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कैर होता तो कैर में जो है सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कराते। स्ट्रिंग होता तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर हम लोग स्टोर कराते, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल का नेम हो गया, हमारा जो डेटा टाइप हो गया,
उसके बाद जो लिटरल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे टोकन होते हैं जावा में, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि हमारा यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल हो गया, उसके बाद वैल्यू हो गया। अब इन तीनों को कंबाइंड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जावा का सिंटेक्स लिख रहे हैं, या फिर कह लो एक जावा का हम लोग कोड लिख रहे हैं, या फिर प्रोग्राम लिख रहे हैं, कुछ भी आप कह लो सिंपल सा लैंग्वेज में। ठीक है, तो टोकन अगर आपसे पूछ लिया गया कि टोकन क्या होता है, तो टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। जावा में टोकन क्या होता है, जावा के प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और आपका डेटा टाइप हो गया, लिटरल्स हो गया, उसके बाद सेमीकोलन आप सभी का हो गया। ठीक है, ये सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी प्रकार की इनहेरिटेंस के नाम लिखिए, किसी भी प्रकार की इनहेरिटेंस का नाम लिखिए। तो इनहेरिटेंस के टाइप्स आपको बताने हैं। इनहेरिटेंस आप सभी को पता है कि आपके मल्टीपल हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल हो गया, उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। अब ये सभी क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी देखेंगे एक आपको चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट सेकेंड, अब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस से पहले चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है इसके अंदर मैंने आपको पूरा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था। ठीक है, उसके टाइप्स, उसका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब कुछ। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमारा जो बुक है उसके अंदर जो 5 ही चैप्टर दिया हुआ है, तो वो 5 यूनिट है, आपका 5 क्या है, यूनिट है, उस यूनिट के अंदर मल्टीपल सब चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस है वही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सब कुछ वही आप सभी के यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप ऑफिशियल चेक भी कर लेना अगर आपको ऐसा डाउट है तो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, किसी प्रकार की इनहेरिटेंस का नाम लिखिए। तो इनहेरिटेंस में पहला आप सभी का हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फोर्थ हो गया आप सभी का मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आप सभी के इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे AWT का फुल फॉर्म आपको लिखना है। AWT मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, AWT। ठीक है, ए का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग होता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू का मतलब होता है विंडो, डब्लू का मतलब होता है विंडो। एंड उसके बाद टी का मतलब क्या होता है, टी मीन्स टूल किट। ठीक है, टूल किट। सो ये होता है आप सभी का AWT का फुल फॉर्म, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है, ये आप सभी से पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स का एक अनुप्रयोग लिखिए। अब ये तो बहुत ही ईजी है, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि आप सभी का जो जावा है ना, उसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी है। जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपका 2 यूनिट बहुत ही अच्छा है, 2 यूनिट जो लास्ट के हैं 4 और 5, उसके अंदर पूरे के पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। और ऐसा भी नहीं कि थ्योरेटिकल में ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको समझ में ना आए, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख लोगे। रोबोटिक्स का एक अनुप्रयोग, उपयोग जो है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सैन्य कार्य में हम लोग रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में जो है रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल रोबोट्स जो है सर्जरी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अब देखो सैन्य कार्य में हम लोग रोबोटिक्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बेसिकली जो है एक अनुप्रयोग ये भी बताया गया कि फैक्ट्रीज में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भी रोबोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, आप सभी का ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी चीज़ें जो है, और AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सभी चीज़ें जो है करेंटली बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में है। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इनको भी आप तैयार करिएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है, उसको भी मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है। अगला यहाँ पे 3rd नंबर जो क्वेश्चन का आप सभी का सेक्शन है, उसमें आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स वाले ईच क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल यहाँ से आपका इस सेक्शन से 10 नंबर मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो 25 वर्ड में लिख दो या 30 वर्ड में इनफ है।
ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, जावा में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस बताना है विथ वन एग्जाम्पल। सो जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, देखो कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद उसको अपने वर्ड में लिखिए। कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने वर्ड में लिखिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, पूरा का पूरा जावा जो है काफ़ी ईजी है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं सबसे पहली बात। और वे डेटा टाइप्स जिनमें हम लोग केवल एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, वे सभी डेटा टाइप्स जिनमें हम लोग केवल एक टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं बेसिकली वो पहले से ही हमको प्रोवाइड किए गए हैं जावा के द्वारा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा पहले से ही प्रोवाइड किए गए। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे देखो टोटल 8 हैं। इंट हो गया, सॉर्ट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, बाइट हो गया, बाइट, बाइट, सॉर्ट, इंट, फ्लोट, कैर हो गया, डबल हो गया, उसके बाद आप सभी का बुलियन हो गया, उसके बाद एक और बचा आप सभी का लॉन्ग। ठीक है, काउंट कीजिए, 1 2, कितने हो गया, 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 और 8, टोटल कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, उसके बाद बुलियन। अब देखिए एक एग्जाम्पल, एक क्या मैं बहुत एग्जाम्पल बता दूंगा। जो आप सभी का इंट डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम लोग नंबर्स स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका 1 2 3 4 कुछ इस टाइप्स के जो नंबर्स हमारे हो गए। उसके बाद आप सभी का जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम लोग डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करते हैं, जैसे 1.25 हो गया। बाइट में भी हम लोग नंबर्स को स्टोर करते हैं, शॉर्ट में भी हम लोग नंबर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं उनको स्टोर करते हैं। कैर, कैर डेटा टाइप में हम लोग सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है, आपका लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। सिंगल कैरेक्टर का मतलब इसके अंदर स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, जैसे @ हो गया, सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। उसके बाद आता है डबल, डबल डेटा टाइप में भी हम लोग डेसिमल वाले नंबर्स को ही स्टोर करते हैं। बट जहाँ पे डेसिमल आप सभी का जैसे 5 2, उसके बाद 0.8888 9 10, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। मतलब जहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर्स ज़्यादा हों वहाँ पे हम लोग डबल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो बस, तो हम उस टाइप की वैल्यू को फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं। बुलियन के अंदर क्या यूज़ करते हैं, बुलियन के अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स का यूज़ करते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स को स्टोर करते हैं, बुलियन टाइप का वैल्यू। लॉन्ग में भी हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग में भी हमारे जो फुल पूर्ण संख्याएं हैं उनको स्टोर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कि इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, उसके बाद हमारा बाइट हो गया और लॉन्ग हो गया, ये चारों तो हम लोग नंबर से स्टोर कर रहे हैं, तो ये अलग अलग क्यों है। तो उसका रीज़न ये है साइज, साइज बाइट जो हमारा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, बाइट सबसे स्मॉल होता है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, शॉर्ट डेटा टाइप की कुछ लिमिटेशंस हैं, फ्लोट की कुछ मीन्स इन डेटा टाइप की, उसके बाद लॉन्ग की। मतलब कि अगर हम बात करें तो सबसे छोटा हमारा नंबर्स के दृष्टिकोण से देखें तो बाइट सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हमारा शॉर्ट डेटा टाइप होता है, फिर उसके बाद हमारा होता है इंट डेटा टाइप, फिर उसके बाद सबसे बड़ा होता है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, तो जनरली हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। बट अगर इंट में भी हमारा रेंज जो है, डेटा का जो रेंज है या फिर नंबर का रेंज है वो ज़्यादा हो जा रहा है, तब हम लोग लॉन्ग का यूज़ करेंगे।
तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। जावा में टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव, और इन डेटा टाइप्स में एक टाइम में हम लोग एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, इंट ए इक्वल टू 10, ये क्या है? एक बार में एक ही वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, एक टाइम में एक ही वैल्यू तो हम लोग स्टोर करा रहे हैं एक डेटा टाइप में। दूसरा कैरेक्टर देखो, दूसरा डेटा टाइप देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, कैर डेटा टाइप में ch वेरिएबल में केवल एक कैरेक्टर। तो यहाँ पर भी देखो, एक वैल्यू, एक डेटा एक बार में ही हम लोग स्टोर करा पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है वो क्या होता है? देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका, मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 10 को स्टोर कराया, तो ये डायरेक्ट जो है ए नाम के वेरिएबल में ये जो वैल्यू 10 है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अगर मान लो यहाँ पे हमने इंट लिया हुआ है तो समझो यहाँ पे स्टोर हो गया। बट रेफरेंस डेटा टाइप, मतलब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग कहते हैं। इन डेटा टाइप्स में हम लोग एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ये रेफरेंस प्रकार के होते हैं, रेफरेंस टाइप के होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को बेसिकली संदर्भित करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का क्या है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जांपल, पहला एग्जांपल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो हमारा डेटा टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्यों? देखो जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा ना, तो स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक बार में ही स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जैसे एरे हो गया, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही एक एरे यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग टाइप का एरे, और ये रॉन्ग नहीं है, ये दोनों मेथड करेक्ट ही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यूज़ को एक साथ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बट वो सभी स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा। तो देखो वैल्यूज़ यहाँ पे एक से ज़्यादा हो रही हैं, पहला वैल्यू हो गया, दूसरा वैल्यू हो गया, उसके बाद तीसरा हम लोग यहाँ पे कर सकते थे एज मच एज वी कैन स्टोर। ठीक है, जितना हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, जैसे 3 साइज़ दिया हुआ है तो 3 वैल्यू। तो हमारे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, बट जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टोटल 8 होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टोटल 8 होते हैं, और इसमें एक टाइम में केवल एक वैल्यू ही स्टोर किया जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। और कौन कौन से हो गए हमारे रेफरेंस डेटा टाइप? पहला हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया एरे, क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस भी आप लोग पढ़ लो। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होता है, आकार इनका निश्चित होता है, मतलब कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का साइज फिक्स नहीं होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में मेथड उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मेथड्स अवेलेबल होते हैं। मेथड क्या होता है? जैसे एक स्लिप नाम का हमने मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आप सभी का, जैसे एग्जांपल देख लो, इंट और कैर, ये क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग और एरे, ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव जो हमारा डेटा टाइप होता है उसमें केवल वैल्यू को ही स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, बट जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है उसको स्टोर कराते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, चलिए समझते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, मैं यहाँ पे प्री लिख दे रहा हूँ, उसको आप समझ जाना। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैंने आपको बताया था कि जैसे ए नाम का हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ,
इंट a इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल। अब ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में यहाँ पे देखिए जो a नाम का वेरिएबल है उसके अंदर डायरेक्ट जो वैल्यू है 10 वो असाइन हो गया, स्टोर हो गया। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग, उसके बाद नेम इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, जैसे HP, ये एक नेम है उसको हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो कुछ इस प्रकार सा मेमोरी में बनेगा, मेमोरी में कुछ इस प्रकार सा बनेगा। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जो नेम है, नेम में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो बॉक्स है या फिर कह लो मेमोरी है, उसका कुछ यहाँ पे एक नंबर असाइन किया जाता है। जैसे हमने असाइन कर दिया 20120, और इस बॉक्स में वही वैल्यू स्टोर होता है, नंबर स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं होता है, क्या होता है उसका? वेरिएबल का, डेटा का एड्रेस होता है। जैसे ये क्या है, ये एड्रेस ही तो है इस वेरिएबल का, इस डेटा का एड्रेस क्या है? 20120। तो ये जो स्ट्रिंग नाम का हमने बनाया हुआ है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का जो मेमोरी यहाँ पे बना हुआ है, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है? उसके अंदर स्टोर हुआ है एड्रेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर से आप सभी का क्या तात्पर्य है, विथ एग्जाम्पल बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वे ऑपरेटर्स जो एक ऑपरेंड पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है? देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, a प्लस बी। अब यहाँ पे ये प्लस क्या है? प्लस हमारा ऑपरेटर है। प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, और ये जो a है और ये जो b है वो क्या है? a हमारा ऑपरेंड है और b हमारा ऑपरेंड, b भी हमारा ऑपरेंड है और a भी हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेंड्स पे टास्क परफॉर्म करता है, या फिर कह लो कि जो ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली हमारे ऑपरेंड्स पे ही कार्य करते हैं। कुछ इस तरीके से आप समझ लो। जैसे अगर हमने केवल प्लस लिख दिया तो इससे क्या कुछ पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और ए और बी अलग अलग लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं क्लियर है। बट अगर हमने लिख दिया ए प्लस बी, तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दोनों को ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है? ए को ऐड करना है और बी को आपस में ऐड करना है। तो ये जो एडिशन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? पहला ऑपरेंड ए, दूसरा ऑपरेंड बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो आपका एडिशन हो रहा है। तो वो एडिशन किसकी वजह से हो रहा है? वो आपका ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर है? एडिशन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेंड होता है बेसिकली ऑपरेंड पर ऑपरेटर वर्क करता है, या फिर आप ये कह लो ऑपरेटर ऑपरेंड पे वर्क करता है। सिंपल सा। और यूनरी ऑपरेटर में नंबर ऑफ ऑपरेंड एक ही होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ऑपरेंड की संख्या केवल एक होगी। जैसे a प्लस प्लस बी प्लस 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 सी प्लस प्लस डी। ठीक है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। और देखो नंबर ऑफ ऑपरेंड, देखो यहाँ पे केवल a है, यहाँ पे केवल b है, यहाँ पे केवल c है, यहाँ पे केवल d है। तो नंबर ऑफ ऑपरेंड एक ही है। ठीक है, और हमारा यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर हमारा यहाँ पे प्लस प्लस है। ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा है? इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर जो है बेसिकली केवल एक ऑपरेंड पे कार्य करता है। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे कार्य करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो होता है वो दो ऑपरेंड्स पे कार्य करता है। कितने ऑपरेंड्स पे? दो ऑपरेंड्स पे कार्य करता है। ठीक है,
दो ऑपरेंड्स पे कार्य करता है। जो दो ऑपरेटर पे मतलब जो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स पे कार्य करते हैं उन्हें हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे a+a=5+3। अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है, 5 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, 3 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और ये प्लस क्या है, प्लस हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और ऑपरेंड क्या है, 5 ऑपरेंड है और 3 ऑपरेंड है। अब इन दोनों को ऐड कर रहा है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर हमारा प्लस है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूनरी ऑपरेटर, बेसिकली यूनरी ऑपरेटर की बात की जाए तो यूनरी ऑपरेटर में नंबर ऑफ ऑपरेंड एक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेंड एक होगा। और अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर की बात की जाए तो बाइनरी ऑपरेटर में नंबर ऑफ ऑपरेंड्स दो होंगे। ठीक है, क्लियर है। जो ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स पे कार्य करते हैं उन्हें हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और जो ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पे कार्य करते हैं उन्हें हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और अगर आपको ऑपरेंड ही नहीं पता है तो फिर आप बाइनरी और यूनरी में जो है अंतर नहीं बता पाओगे। ओओपी और पीओपी में क्या डिफरेंस होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बहुत अच्छा डिफरेंस है। ओओपी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड पीओपी का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दोनों का आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी जो करेंटली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जावा जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। पीओपी क्या है, पीओपी भी एक प्रकार का प्रोग्राम लिखने का तरीका है। ठीक है, ओओपी भी क्या है, प्रोग्राम लिखने का तरीका है। प्रोग्राम मतलब कि कोड को लिखने का, प्रोग्राम को लिखने का, ये क्या है, मेथड है। दोनों ही प्रोग्राम को लिखने का, कोड को लिखने का मेथड है। पीओपी जो है वो पहले यूज़ किया जाता था, बट जो हमारा ओओपी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हमारा ट्रेंडिंग है। आप कहते हो ना कि ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बेसिकली करेंटली यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही बेस्ट है एज कंपेरिजन टू पीओपी। पीओपी जो है वो पहले यूज़ किया जाता था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। बट जो हमारा पीओपी था वो किसके ऊपर बेस्ड था, फंक्शंस पे बेस्ड था। ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी के मद्देनज़र जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा है। डेटा सिक्योरिटी इसमें काफ़ी हाई लेवल का है, और सिक्योरिटी पर्पस से जो हमारा पीओपी है उसमें कम होता है। एज एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, जावा है और C++ है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा सी लैंग्वेज है। रीयूजेबिलिटी अधिक होती है ओओपी में, एंड पीओपी में रीयूजेबिलिटी कम होती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रीयूज, किसी भी चीज़ को रीयूज करना। एक बार आपने यूज़ कर लिया, फिर ज़रूरत पड़ी फिर आप यूज़ कर लो, फिर ज़रूरत पड़ी फिर आप यूज़ कर लो। जैसे कि आपने क्लास ट्वेल्थ का, आप सपोज क्लास ट्वेल्थ का आपने कंप्यूटर का नोट्स बनाया। ठीक है, अब इस नोट्स को आप इन फ्यूचर जब भी आपको, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आप जो है लाइक बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी आप हायर स्टडी कर रहे हो, आपके अपकमिंग डेज में अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे कि आपको वहाँ पे जावा पढ़ना हुआ, तो आप क्या करोगे, अपना जावा का जो है नोट्स जो है वो आप निकालोगे और आप उसको रिवाइज कर लोगे। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी फिर आप उसको निकालोगे और उसका आप यूज़ कर लोगे। तो इसी को बोलते हैं रीयूज़। एक बार आपने बना लिया नोट्स को और जितनी बार चाहो आप उतनी बार आप इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा थी रीयूजबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पीओपी। पीओपी में हम लोग रीयूज़ नहीं कर पाते थे कोड को, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर था इसके अंदर हम लोग कोड को एक बार लिख लेते थे, मतलब कि लिखते हैं
और उसके बाद इसको मल्टीपल टाइम जितनी बार हमको ज़रूरत होती है उतनी बार हम इसको अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है। बस आप ये समझ जाओ कि जो हमारा पीओपी है वो फंक्शंस पे बेस्ड है, फंक्शन पे बेस्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जेक्ट और फंक्शन। अब कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इस रिलेटेड भी डाउट हो रहा होगा, मुझे पता है। क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिक हैं, ये चीज़ें जो है बहुत बेसिक हैं और ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप थोड़ा क्लासेस अटेंड कर लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम निकालो और यहाँ पे आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 20-20, 25-25 मिनट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैक्सिमम दो दो क्लास हैं, देखो दो क्लास केवल इतनी ही क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बैच के अंदर। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वायरलेस क्लासेस एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। काफ़ी इजी है। प्रिंट प्रिंट फंक्शन और प्रिंट एलन फंक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। देखो, प्रिंट और प्रिंट फंक्शन और प्रिंट एलन फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है। एलन का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन। न्यू लाइन। प्रिंट एलन के अंदर हम लोग जो भी पास करेंगे वो सब न्यू लाइन में प्रिंट होगा, न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लोग जो भी पास करेंगे वो सब सेम लाइन में प्रिंट होगा। बट प्रिंट एलन के अंदर हम लोग जो पास करेंगे वो सब न्यू लाइन में पास मतलब कि प्रिंट होगा, आप ये समझ लो। और इसको और डिटेल में अगर मैं समझा दूँ आप सभी को, तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया HARSHPATHAK। नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहले में हम लोग केवल पास करते हैं ये, फिर इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से पास कर दे रहे हैं एक और स्ट्रिंग फॉर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी देखना आप लोग क्या होता है। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी क्या आएगा इसका रिजल्ट। और इसी के बाद हम लोग लिखते हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन भी देख लेते हैं, इसी के आगे हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट एलन HARSH। और यहाँ पे कुछ और पास कर दे रहे हैं, नहीं तो सब कुछ सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पास कर दे रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा? तो देखो, सबसे पहले प्रिंट है और उसके आगे प्रिंट है और उसके अंदर जो है हर्ष जो है वो मैसेज पास किया गया है। तो सबसे पहले प्रिंट में आउटपुट में ये हमारा क्या है? आउटपुट है। अब आप इसको समझना, यहाँ पे मेन क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मतलब कि क्या चीज़ें हो रही हैं। आउटपुट में सबसे पहले हर्ष प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जस्ट उसी के आगे प्रिंट में पाठक भी लिखा हुआ है, तो ये उसी के आगे PATH भी करेगा, PATHAK भी प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जस्ट उसी के आगे प्रिंट एलन कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा? अब ये जो कंप्यूटर प्रिंट होगा एज अ आउटपुट, वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। कहाँ पे होगा? न्यू लाइन में होगा। यही मेन डिफरेंस है। जो हमारा प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन जो है वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा चीज़ों को, या फिर कह लें आउटपुट को सेम लाइन में करेगा, सेम लाइन में करेगा। ठीक है, बट जो हमारा प्रिंट एलन है वो आउटपुट को न्यू लाइन में करेगा, हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अब इसी के आगे अगर हम फिर से लिख दें प्रिंट एलन और उसके अंदर हम लोग लिख दें यहाँ पे 12th, तो ये कहाँ पे प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा आप सभी का कंप्यूटर के नीचे 12th। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा काम करता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अच्छी बात है, इजी कॉन्सेप्ट है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि सब कुछ इजी ही है। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या यहाँ पे दिया गया है उसको भी हम लोग देखते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। कंप्लीट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जावा में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर से क्या तात्पर्य है? प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, आइए प्रीफिक्स को समझते हैं और पोस्टफिक्स को समझते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्टफिक्स क्या होता है? ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर के टर्म में हमको समझना है ऑपरेटर। सबसे पहले मैं आपको एक ऑपरेटर यहाँ पे बता रहा हूँ। ये है हमारा प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स प्लस प्लस का मतलब होता है यहाँ पे यक्स प्लस वन। ठीक है, यक्स प्लस वन आप समझ लो। जैसे कि जो भी वैल्यू रहेगा उसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी हमारा क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? यहाँ पर भी ये एक माइनस कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा वन प्लस प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन से ये टू हो जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पे लिखा टू माइनस माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। मतलब दो से एक माइनस हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप समझो। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अगर ऑपरेंड के पहले, ऑपरेंड के पहले प्री, ऑपरेंड के पहले जो है ऑपरेटर यूज हुआ है, ऑपरेंड के पहले अगर ऑपरेटर यूज हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर। ठीक है, और अगर ऑपरेंड के बाद में यूज हुआ है ऑपरेटर, ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर यूज हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। एग्जांपल हम आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल। एज एग्जांपल इंग्लिश मीन्स रेड पेन में हम लोग इसको लिखते हैं एग्जांपल को सबसे पहले, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें आपको। अगर यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा हुआ है और ए की वैल्यू क्या है? आप सपोज इंट ए इक्वल टू 20 सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 20 सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद प्लस प्लस होगा। ठीक है, मतलब अगले स्टेप में ये 21 होगा। और ऑपरेंड के बाद में यहाँ पे तो प्री का हम लोग देख रहे थे ना, बट मैंने पोस्ट का बता दिया आप सभी को एग्जाम्पल। चलो प्री का हम लोग देखते हैं। प्री मतलब पहले होगा। ठीक है, तो ए से पहले प्लस प्लस ऑपरेटर यूज होगा। ए से पहले, तो ए की वैल्यू क्या है? 20 है। बट इसको क्या करना है? सबसे पहले इंक्रीज करना है। वन इंक्रीज कर दो तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। पहले इंक्रीज करो फिर उसके बाद उसको प्रिंट करो। अब यही सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब यहाँ पे ए प्लस प्लस ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर लगेगा। ए की वैल्यू क्या है? आप सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 20 थी, एक इंक्रीज होके अब यहाँ पे ए की वैल्यू 21 हो गई। ठीक है, करेंटली। तो ये क्या होगा? सबसे पहले 21 जो है प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस प्लस होगा। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा? 21 2 होगा। बट सबसे पहले ये 20 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, 20 ही प्रिंट करेगा। तो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स आप समझ में आ गया होगा। अगर ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर यूज हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर। और अगर ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर को यूज किया गया है तो उसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। बहुत ही इजी था, उतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे थर्ड नंबर सेक्शन के बाद फोर्थ नंबर आपका जो सेक्शन है उसमें आप सभी को टोटल 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। जेडीके, जेआरई, जेवीएम का कॉन्सेप्ट आप सभी को बताना है। ठीक है, तो जेडीके क्या होता है? जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले वो आप लिखो। जेआरई क्या होता है? जेआरई का फुल फॉर्म लिखो। जेवीएम क्या होता है? जेवीएम का फुल फॉर्म लिखो। ये तीन चीज़ें आप लिख दो सबसे पहले, कॉन्सेप्ट अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है इसका तो।
ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऐसे ही लाने हैं। नंबर लिखने का, नंबर लाने का जो मेथड है ना, वो कुछ इस प्रकार ही लिखना है। सबसे पहले आप उसका डिफिनेशन लिखो, अगर वहाँ पे मतलब कि फुल फॉर्म लिखो। अगर आपको वहाँ पे फुल फॉर्म लिखने का मिल जा रहा है तो सबसे पहले एक लाइन ये लिख दो, फिर उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। तो ये क्या होता है, अच्छा तरीका होता है। तो जेवीएम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जेवीएम, जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन ये क्या है, एक प्रकार का वर्चुअल मशीन है, नॉट फिजिकल, वर्चुअल, वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, मतलब फिजिकल मशीन मतलब जैसे कि हार्डवेयर हो गया हमारा, कोई भी मशीन एज अ हार्डवेयर है तो वो हमारा क्या है, फिजिकल है, वो उसको हम लोग टच कर सकते हैं। अगर कोई मशीन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है, फिजिकल, जिसको हम लोग फिजिकली सामने से उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारा फिजिकल मशीन हो गया। बट जो वर्चुअल है, वर्चुअल मशीन क्या होता है, वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा और वो काम करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा और वो काम करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा जो जावा वर्चुअल मशीन है वो भी एक प्रकार का वर्चुअल मशीन है, जो जावा बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। अब देखो, जेवीएम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जेवीएम का मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हम लोग जावा के कोड को लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जावा का बाइट कोड बोलते हैं, या फिर कह लें जी कि जावा का जो कोड होता है उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जेवीएम क्या करता है, जेवीएम हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो मशीन है, उसको समझ पाए। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग तो लिखते हैं कोड में ABCDEFGH, उसके बाद हमारे 1 2 3 4 नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें लिखते हैं। बट कंप्यूटर हमारा जो है, मशीन जो है, वो ये सभी चीज़ों को नहीं समझता है। उसका एक अलग जो है लैंग्वेज होता है, वो उसको समझता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम लोग तो लिखते हैं, जो कोड हम लोग लिखते हैं वो तो हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं। बट जो हमारा जेवीएम है उसको मशीन को, कंप्यूटर को समझने के योग्य बनाता है, कन्वर्ट करता है। यह जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जावा का जो कोड है, जावा का जो कोड है वो एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया, कंपाइल कर दिया, तो किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन करने पे रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देखो, जेडीके, जेआरई और जेवीएम तीन चीज़ें पूछी गई हैं। जेआरई होता है जावा रन टाइम वेरिएबल इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जावा का जो कोड होता है या फिर जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे रन करता है, वो रन करता है जेआरई के हेल्प से। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की मदद से ही हमारा जावा का कोड रन कर पाता है। ठीक है, इसमें जेवीएम की लाइब्रेरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं जो हमारे कोड को चलाने के लिए यूज़फुल होती हैं। जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। जब हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है, प्रोग्राम हम लोग जो लिख रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, डीबग करने के लिए जेडीके का रोल होता है। यह जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए उपयोग किया जाता है। जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल, कंपाइलर, डिबगर आदि होते हैं। ठीक है, अब देखो, जेडीके, फिर उसके बाद जेआरई, फिर उसके बाद जेवीएम। मतलब कि जब हम लोग कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, जेडीके कर रहा है। उसके बाद जेडीके के अंदर क्या होता है, जेडीके के अंदर हमारे सभी प्रकार के जो हैं लाइक डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, और ये हमको क्या करता है, किट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा होता है जेआरई। जेआरई हम लोगों को प्रोग्राम्स रन करने के लिए एक जो है इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आता है आपका जेवीएम। जेवीएम जो है वर्चुअल मशीन हमें प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मशीन।
ठीक है, जिस पे हमारा कोड चलता है। तो ये हो गया आप सभी का जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्लास क्या होता है? जावा में इसके एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या कीजिए। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है जावा का जो क्लास होता है उसका स्कोप। स्कोप का मतलब होता है प्राइवेट। क्लास को हम लोग प्राइवेट भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख सकते हैं, अपने क्लास को हम लोग पब्लिक भी बना दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हम लोग बना सकते हैं अपने क्लास को। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है,